हेलो एवरीवन। सो आज हम जो लेक्चर करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है, इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है। सो लीनियर इक्वेशन ऐसे दिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस में था, आपको पता होना चाहिए। सो लीनियर इक्वेशन लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये कुछ 3 सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और हमें सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या पता होना चाहिए कि जितने वेरिएबल हो उतने सारे ही इक्वेशन होने चाहिए। तो यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो हमें एक्स वाई जेड का इक्वेशन निकालना आना चाहिए और ये आप निकाल सकते थे जनरल मेथड से, आपको पता है। हमको क्या करना है यहाँ पर, हमें इसे कैलकुलेट करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। सो डिटर्मिनेंट मेथड में करने से पहले एक बात याद रख लेना, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आता है, या एक सॉल्यूशन आए या मैनी सॉल्यूशन आए, बहुत सारा सॉल्यूशन हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, और ऐसे सिस्टम को कहते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। और अगर क्या कोई ऐसा इक्वेशन लिख दिया जाए जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना आए, तो उससे हम लोग कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, एंड द सिस्टम इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या है। क्लियर? चलो, यहां पर आप देख रहे हो में, यहां पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? एक जो होता है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है, ए जो है ये इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब क्या? एक्स के सामने वाला जो है उसको मैंने पहला कॉलम बना दिया, देखो। वाई के सामने जो है उससे सेकंड कॉलम बन गया, और जेड के सामने जो है उससे थर्ड कॉलम बन गया। और एक्स मैट्रिक्स जो है ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, इसमें पहला रो होगा एक्स, देन वाई, देन जेड, एंड राइट हैंड साइड में d1 d2 d3 है, इसको मिला के एक बी मैट्रिक्स बनेगा। तो ओवरऑल इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ए क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स क्या है? वेरिएबल मैट्रिक्स है, एंड डी जो है राइट हैंड वाला कांस्टेंट मैट्रिक्स बन गया। किसी भी इक्वेशन को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें? इसका 2 केसेस बनता है। पहला केस आ जाओ, केस 1। केस 1 कहता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए जो मैट्रिक्स यहाँ बन रहा था इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैंने पढ़ाया था आपको सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो अगर ए का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत होती है कि इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसीलिए एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? पहले हम क्या चेक करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन 0 है। अगर नॉन 0 है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख लो, हम यहाँ दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट अ मिनट, हम लोग यहाँ दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ए इनवर्स इंटू ए हो जाता है आई और 1। सो एक्स इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा ए इनवर्स बी। सो ए इनवर्स इंटू बी का जो वैल्यू होगा वही वेरिएबल एक्स का वैल्यू होगा। तो ये पहला केस आई होप समझ में आया। दूसरा केस में आ जाओ। केस 2 हमारा क्या कहता है? केस 2 कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा
और इस कंडीशन में इनवर्स ऑफ ए नॉट एग्जिस्ट। इस वक्त इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास बहुत कम केस, ऐसा बहुत कम ही चांस आएगा, तब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसके साथ बी मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या था आपको याद आ रहा है ना, ए क्या था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, ऐसा था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये ए था। एंड बी क्या था हमारा, लास्ट वाला मैट्रिक्स था D1 D2 D3, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको पता है, हम लोग क्या निकालते हैं इसमें, हर एक एलिमेंट के लिए को फैक्टर निकालते हैं, फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, दैट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालो, उसके बाद बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये एक नल मैट्रिक्स नहीं आता है, जीरो इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर जीरो आ जाता है इसका मतलब इसका या तो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, श्योर आंसर हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका अगर जीरो हुआ, नल मैट्रिक्स हुआ, तो इसका क्या मतलब होता है, द सिस्टम में आइदर कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट अकॉर्डिंग टू एज हैव मेनी सॉल्यूशन और वंस नो सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर नॉट जीरो होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलो एक एग्जांपल करते हैं हम, तब हमें ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, लेट्स टेक दिस कलर। सो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स बना लेना है। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, ये 2 और 3 पहला कॉलम बनाएगा और ये 5 और 2 मेरा सेकंड कॉलम बनाएगा। इसके लिए मुझे एक्स मैट्रिक्स पता होना चाहिए जो वेरिएबल है एक्स और वाई, और इसके लिए फाइनली मुझे बी मैट्रिक्स पता होना चाहिए जो राइट हैंड साइड है 1 और 7। तो पहला मेरा काम ये था, मैंने ये सारे मैट्रिक्स बना लिए। फिर दूसरा इक्वेशन करने से पहले हमें देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है या नॉन जीरो है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। इसका आंसर आ रहा है -11 जो कि जीरो नहीं है। इसका मतलब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन निकलेगा इसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही आंसर आएगा हमारा। अच्छी बात है। तो सेकंड काम क्या करेंगे, हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, अगर भूल गए हो तो आप जान लो कैसे निकालते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा ये जो है, ये प्रिंसिपल डायगोनल का पोजीशन चेंज हो जाता है और दूसरा जो डायगोनल है इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इसका एडजॉइंट हो गया। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम, इससे इसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -11। तो ये मेरा ए इन्वर्स आ गया। देखो ए इन्वर्स इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट आप एक्चुअली में एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से करके बताना। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें पता है, अभी अभी हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऐसा बिल्ट होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, फिर दोनों तरफ इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x इज इक्वल टू आ जाता है ए इन्वर्स बी। पढ़े थे ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये फाइनली इन्होंने देखो फिर से ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी। तो ए इन्वर्स इंटू बी किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना आपको आता है, निकालो। फिर 11 से सब में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कर दो। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो x के जगह कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और y के जगह कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है। ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए हो गया। 3x3 मैट्रिक्स के लिए सेम प्रिंसिपल से करेंगे। ये रहा हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसके लिए ए मैट्रिक्स बना लो, ये हो जाएगा 3 2 4, यहाँ से 3 2 4, फिर सेकेंड हो जाएगा -2 1 -3 एंड 3 -1 2। फिर आपको क्या चेक करना है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि ये ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, ये आ रहा है -17, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है।
इसका मतलब ये एक इनकॉन्सिस्टेंट, ये क्या होगा, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहाँ से पता चल जाती है। फिर हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपने सीख लिया, अगर नहीं सीखा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो। उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके ए इन्वर्स निकाल लेंगे और x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी कर देंगे। जो भी आंसर होगा वही XYZ होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगे। इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँगा। आप एक्सरसाइज 4.6 ऑफ NCERT कंप्लीट कर लोगे। जो भी डाउट्स हो वो मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इसका एग्जाम्पल्स के साथ आप कंप्लीट कर लेना। मिसलेनियस में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हैं, गुड क्वालिटीज़ ऑफ प्रॉब्लम है। अगर आप मिसलेनियस नहीं सॉल्व करते हो तो एग्ज़ाम में आप तकलीफ़ में आ जाओ। मिसलेनियस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, हमें वेरीफाई करने बोला है कि एडजॉइंट का इन्वर्स निकालो या इन्वर्स का एडजॉइंट निकालो, एक ही बात होता है, या इन्वर्स का इन्वर्स करो तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली में हमें एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने बोला जा रहा है, तो इसका चांसेस एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा है। सो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहा हूँ, दैट सॉल्व miscellaneous problems are very 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 good problems. Okay, so I expect within a week आप लोग ये पूरा एक्सरसाइज विथ मिसलेनियस मुझे सबमिट कर दो। ओके, थैंक यू देन।